नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर। इस प्रोग्राम में हम न्यूज़पेपर से लिए गए करंट अफेयर्स पर रोजाना चर्चा करते हैं। ये एक डेली करंट अफेयर वीडियो है, मतलब इसे आपने रोजाना देखना है। कल मैंने आपसे पूछा था कि आप कौन से नए प्रोग्राम्स को चलवाना चाहते हैं, तो आपने काफ़ी सारे सुझाव दिए हैं। उसके लिए बहुत धन्यवाद कि आपने पार्टिसिपेट किया। मेरी टीम के द्वारा उन सभी सुझावों पर विचार किया जा रहा है। बहुत ही जल्द हम लोग जब इस पर विचार कर लेंगे कि कौन सा एक प्रोग्राम लाया जा सकता है जिसको हम कंसिस्टेंटली जो है चलाएं और जो आपको हेल्प करेगा, उस प्रोग्राम की अनाउंसमेंट आपके लिए हो जाएगी। तो आइए तब तक हम अपना आज का जो करंट अफेयर का वीडियो है इसको अच्छे से पढ़ते हैं। आज हम टोटल 6 टॉपिक्स करने वाले हैं। कोशिश करेंगे हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि हमारे जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं हैं। सबसे पहला टॉपिक जो अनंतताल झील है, ये देखिए न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि इसको राष्ट्रीय महत्व का दर्जा हाल ही में दिया गया है। तो कौन ये दर्जा देता है, इस एक बार दर्जा मिलने के बाद क्या चीज़ें होती हैं, ये झील कहाँ पे है, इसको किसने बनवाया था, दीज आर सम फैक्ट्स जो हमें पता होने चाहिए। सेकंड हमको एक हमारा जो है VLSRSAM मिसाइल, हाल ही में DRDO के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित इस मिसाइल का एक परीक्षण किया गया था। इस वजह से चर्चा में इसके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं ये हम देखेंगे। इसके बाद एक राष्ट्र एक उर्वरक, अभी हाल ही में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए एक नया आदेश पारित किया है। तो वो आदेश क्या था, उससे क्या चेंजेस होंगे, गवर्नमेंट ऐसा क्यों करना चाह रही है, और यूरिया वगैरह पे गवर्नमेंट किस तरीके से सब्सिडी देती है, फर्टिलाइजर के मार्केट्स पे रेट निर्धारित करने का क्या एक मैकेनिज्म है, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। चौथा टॉपिक है भूतापीय ऊर्जा परियोजना। हाल ही में ONGC के द्वारा लद्दाख में एक भूतापीय ऊर्जा प्लांट, इसको बनाने पे देखिए साइन हुआ है, और इसको लेके एक बार आप कह सकते हैं शुरुआत ही हो गई है। तो भूतापीय ऊर्जा क्या होता है, वो जो पुगा घाटी है वो कहाँ पे है, इन चंद तथ्यों को हम इस टॉपिक के तहत समझेंगे। फिफ्थ हमारा जो टॉपिक है वो CSA6 जीन है। तो देखिए आपने देखा भी होगा कि UPSC इस तरह की अगर कोई टेक्निकल एडवांसमेंट होती है, कोई नई खोज होती है, या फिर मेडिसिन के एरिया में कुछ इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ आती है, तो उस पर क्वेश्चन पूछती है। जैसे उन्होंने CAS9 पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट। तो इसलिए जो CSA6 जीन है इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद 6 टॉपिक है हमारा युद्ध अभ्यास। ये भारत और अमेरिका के बीच हो रहा है। चीन के द्वारा इस पर आपत्ति जाहिर की गई है। क्यों चीन इस पर आपत्ति कर रहा है, भारत ने क्या रिप्लाई किया है, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं अपनी अनंगताल झील से। न्यूज़ में क्या था, द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल आया था, अनंगताल साइट इन दिल्ली टू बी सेंट्रली प्रोटेक्टेड। तो देखिए दक्षिण दिल्ली में स्थित है झील, जो है ये साउथ दिल्ली में है। इसको संस्कृति मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। तो पहला फैक्ट हमें क्या पता चला कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। तो देखिए अब इस पर क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है ये हम समझते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि झील न्यूज़ में थी, तो हम ऑब्वियस सी बात है झील के बारे में पढ़ेंगे। फिर संस्कृति मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया है, मेंटेन रख रखाव कौन करेगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करेगा। तो मतलब हमें ASI के बारे में भी पढ़ना है। लेकिन कई बार क्या होता है, क्वेश्चन शायद इन दोनों से भी ना आए। क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, क्वेश्चन आ सकता है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, यानी कि जो नेशनल मॉन्यूमेंटल आपका जो अथॉरिटी है, मे बी क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। तो मतलब हमें ये भी तैयार करना है, इसीलिए क्वेश्चन मैंने थोड़ा हट के बनाया है, जो 2 चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उससे डिफरेंट। तो क्वेश्चन पे हम बाद में आएंगे, पहले हम अपना टॉपिक समझ लेते हैं। तो देखिए जो भारत सरकार है वो स्मारकों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो हमारा हेरिटेज है उसकी सुरक्षा करने के लिए क्या करती है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को घोषित करती है, फिर उनको बनाए रखती है, संरक्षित करती है और बढ़ावा देती है, ठीक है। ये किसका काम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर भी कौन, तो संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय के अंदर भी कौन, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एंड अगेन इसमें फिर हमारी जो एक नई बॉडी आई है वो भी फिर आ जाती है, राइट। तो ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है यानी कि ASI है उसके द्वारा नामित किया जाता है। नॉमिनेट कौन करता है, तो ASI करता है। अब देखिए
अब किसको राष्ट्रीय महत्व का जो एक पूरा स्थल है ये घोषित किया जा सकता है? क्या एक चीज़ ऐसी है जो एलिजिबिलिटी रखती होगी कि उसको ऐसा घोषित कर दे? तो कानून है पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 एक प्राचीन स्मारक को निम्नानुसार परिभाषित करता है। यानी कि एक प्राचीन स्मारक क्या होगा, इसको जो है पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत जो है बता दिया गया है। क्या बताया गया है कि प्राचीन स्मारक का अर्थ ये है कि कोई भी संरचना, कोई भी निर्माण, कोई भी स्मारक, कोई भी गुम्बद या समाधि का स्थान, कोई भी गुफा, चट्टान, मूर्तिकला, शिलालेख या मोनोलिथ जो ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा कलात्मक रुचि के हों और जो कम से कम 100 साल पुराने हों। राइट, तो दीज आर सम थिंग्स। अगर ये कलात्मक रुचि की हैं, अगर इनके कुछ पुरातात्वीय विशेषता है, इनका कोई ऐसा भारत के कल्चरल हेरिटेज में स्थान है और अगर ये 100 साल पुरानी है कम से कम, तो उसको एक प्राचीन स्मारक के रूप में देखिए माना जाता है। ठीक बात है। प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, राइट, इसकी जो धारा 4 है उसकी भी जो उपधारा 1 है उसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार फिर प्राचीन स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है। ये तो कानून ने बता दिया कि प्राचीन स्मारक कौन होंगे। अब उनमें से भी किन प्राचीन स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाएगा, ये कानून की धारा 4 उसकी भी उपधारा 1 के अंदर जो है बताया गया है। ठीक है। अब क्योंकि अनंग ताल के साथ ऐसा हुआ है तो हमें अनंग ताल झील के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए कितनी पुरानी है, लगभग 1060 ईस्वी ये पुरानी है। राइट, लॉर्ड कनिंघम ने दरअसल कुछ पत्थर के शिलालेखों की खोज की थी। उन शिलालेखों के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि जो शहर है इसको पहले ढिल्लिकापुरी के नाम से भी जाना जाता था। राइट, लोकेशन की बात करें तो जो जोगमाया मंदिर है उसके उत्तर में और जो कुतुब परिसर पड़ता है उसके उत्तर पश्चिम में लगभग 500 मीटर की दूरी पर ये स्थित है। राइट, इसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको किसके द्वारा बनवाया गया था। तो जो राजा है अनंगपाल तोमर, देखिए अनंग नाम से भी आपको पता चल जाएगा अनंगताल झील, तो ध्यान रखिएगा। जो तोमर राजा था अनंगपाल, उन्होंने दरअसल 11वीं सदी के लगभग इसका जो है निर्माण करवाया था। ठीक बात है, इतना आप समझ गए। अब ये जो हाल का फैसला है कि इसको एक इम्पॉर्टेंट प्लेस के रूप में घोषित किया जा रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा। तो देखिए एक बार राष्ट्रीय महत्व का घोषित होने के बाद साइट को ASI के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संरक्षित किया जाएगा। इसके आसपास निर्माण जो गतिविधियां होंगी उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। बेसिकली अगर कोई चीज़ राष्ट्रीय महत्व की है तो उसका क्या मतलब हुआ, सीधी सी बात है, उसे हमें ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसी गतिविधियाँ जो उसको हार्म पहुँचा सकती है उनको रोकने की ज़रूरत है। तो देखिए जो पुरातात्विक स्थल होते हैं अगर उनके आसपास निर्माण गतिविधियाँ होती हैं तो बहुत सारे तरीक़ों से उनको नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे जो आसपास अगर कोई निर्माण कार्य चल रहा है तो उसकी वाइब्रेशन से हो सकता है पुरातात्विक स्थल में कोई दरार वगैरह आ जाए, उसकी धूल वगैरह से, उसके पॉल्यूशन वगैरह से उस पर कोई फर्क पड़े, उसके रंग खराब हो जाए। राइट, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, इसलिए निर्माण गतिविधियों पर उसके परिसर के आसपास क्या है, रोक लगाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की। तो ये देश की जो सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए संस्कृति मंत्रालय के तहत क्या है, एक प्रमुख संगठन है। ठीक बात है। और ये बेसिकली किसके तहत गठित किया गया, एक वैधानिक ये संस्था है, स्टैट्यूटरी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसको ये जो वैधानिक स्टेटस मिला ये किसी एक्ट के तहत मिला होगा, तो उस एक्ट का नाम है प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958। ठीक है, और इस एक्ट के तहत ये देश में सभी पुरातात्विक गतिविधियों को क्या है, नियंत्रित करता है। राइट, तो ये तो हुई एक बात। इसके अलावा कुछ कला मूर्तियाँ होती है, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ कलाकृतियाँ जो विदेशों में थी उनको भारत लाए जाने के प्रयास चल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की भी देख रेख कहीं ना कहीं ये करता है। देखिए पुरावशेष और कला खजाना अधिनियम 1972 को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, तो हमारे पास जो एक आर्ट्स का पूरा आप कह सकते हैं खजाना है, उन चीज़ों को भी ये जो है ध्यान में रखता है। ये तो हुई एक बात। फिर जो हमारा एक्ट था कौन से वाला, 1958 वाला,
इसमें 2010 के लगभग में अमेंडमेंट हुई, एक नया एक्ट आया, सेम नाम वाला, ब्रैकेट में बस जो है अमेंडमेंट लिख दिया गया। उसके तहत एक नई बॉडी का जो है गठन हुआ। ठीक बात है। उस बॉडी को ये काम दिया गया, यदि कोई स्थल केंद्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाता है तो उसके आसपास के एरिया को आपने प्रोहिबिटेड एरिया, एक रेगुलेटेड एरिया के रूप में, निषिद्ध एरिया के रूप में घोषित करना है। और आपने ये ध्यान रखना है कि उस निषिद्ध एरिया में किसी प्रकार की गतिविधि ना हो, राइट। इसके अलावा अगर आप किसी गतिविधि को वहाँ पे करना चाहते हैं, कुछ ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तो उसको अनुमति देने का कार्य भी उस बॉडी को ही दिया गया है, राइट। तो वो बॉडी कौन सी है जो हमने अपने क्वेश्चन में देखी थी, ठीक है। कौन सी, नाम क्या है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण। तो देखिए, अब राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के बारे में 2 बेसिक डिटेल हमने पढ़ी, उसके आधार पर हम प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला ये कह रहा है, संस्कृति मंत्रालय के तहत इसकी स्थापना प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम AMASR अधिनियम जिसको बोलते हैं 1958 के प्रावधानों के अनुसार की गई है। तो ये गलत है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया 2010 में जो अमेंडमेंट वाला एक्ट आया था उसके तहत इसकी स्थापना की गई, तो यहाँ पे एक्ट गलत दिया हुआ है, ठीक है। फिर ये कह रहा है, इसके कार्यों में स्मारकों और स्थलों के संरक्षण के लिए केंद्रीय रूप से नामित स्मारकों के आसपास के क्षेत्रों का नियंत्रण शामिल है। ये बात भी ठीक है कि जो एक स्थल आपने घोषित कर दिया है उसके आसपास का जो निषिद्ध क्षेत्र है जहाँ पे अब आप किसी भी गतिविधि को रेगुलेट करेंगे वो काम बेसिकली इसका है। तो दिस इज राइट स्टेटमेंट। फिर ये कह रहा है कि भारत के जो पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो DG होते हैं, डायरेक्टरेट जनरल जो होते हैं, वो उसके क्या है, एक पदेन सदस्य, एक्स ऑफिसो पोजीशन है, ठीक है। तो क्या ये ठीक बात है? मान लीजिए हमें नहीं पता है, एक आइडिया लगाइए, एक ही एक्ट 1958 वाला, उसके तहत ASI बनाया, उसके भी लगभग सेम ही काम है। फिर एक आपका जो है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण बना दिया, ठीक है, इसका भी एक काम सेम ही लग रहा है हमें देखने पे। और ASI का जो डायरेक्टरेट जनरल है वो इस वाली बॉडी में भी होंगे, तो एक पॉसिबिलिटी तो है कि होंगे, है ना। क्यों नहीं होंगे भाई, होने चाहिए। तो मान लीजिए आपको नहीं भी पता है तो थोड़ा सा आप मतलब सोच के इस स्टेटमेंट को राइट कर सकते हैं। और अगेन दिस इज अ राइट स्टेटमेंट, ठीक है। तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के डायरेक्टरेट जनरल होते हैं वो इस वाली अथॉरिटी के पदेन सदस्य होते हैं। पूछा गया है कि कौन सा सही है, पहला हमारा गलत है, दूसरा और तीसरा ठीक है, तो B हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक बात है। तो ये हमारा हो गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। क्या है? VLSRSAM मिसाइल, ठीक है। तो देखिए पहले तो इसकी नाम देखिए, इसका दरअसल वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल। VL वर्टिकल लॉन्च, S से शॉर्ट, R से रेंज, SAM सरफेस टू एयर मिसाइल, राइट। चलिए ये पता चल गया। किसने बनाई है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने, ठीक है। और भारतीय नौसेना के एकीकृत परीक्षण रेंज जो कि चांदीपुर उड़ीसा में है, वहां से इस वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक क्या है, परीक्षण किया है, राइट। अब मान लीजिए मिसाइल आपने न्यूज़ में पढ़ी, इसकी कुछ विशेषताएं भी आपने पढ़ ली, लेकिन क्वेश्चन कैसा आ सकता है ये देखिए। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा सी स्किमिंग तकनीक का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? सी स्किमिंग तकनीक का प्रयोग कुछ एंटीशिप मिसाइल और स्ट्राइक एयरक्राफ्ट रडार इंफ्रारेड डिटेक्शन से बचने के लिए करते हैं। सी स्किमिंग समुद्र में तेल रिसाव को साफ करने की प्रक्रिया है। डीप ओशन मिशन के तहत यह पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स निकालने की प्रक्रिया है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग फसलों में समुद्री जीवों का उपयोग करने के लिए ये एक नई तकनीक है। अब चारों ही ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं कि सही हो सकते हैं, राइट। तो बेसिकली हम पढ़ तो क्या रहे थे, एक मिसाइल पढ़ रहे थे, लेकिन फिर हम एक टेक्नोलॉजी पे आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी है दरअसल उस मिसाइल के तहत यूज की जाती है, राइट। तो हो सकता है प्रश्न मिसाइल की विशेषताओं पे ना बने, सी स्किमिंग टेक्नोलॉजी पे बन जाए, राइट। तो चलिए अब चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए भारतीय नौसेना के जहाज से ऊर्ध्वाधर
प्रक्षेपण क्षमता वर्टिकल लॉन्च कैपेबिलिटी का जो परीक्षण करने के लिए ये बेसिकली टेस्ट किया गया था। मिसाइल की विशेषताओं के बारे में बात करें तो स्वदेशी रूप से इसको DRDO के द्वारा विकसित किया गया है, डिजाइन किया गया है और ये समुद्र स्किमिंग लक्ष्यों सहित विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर कर सकती है। क्योंकि इसकी विशेषताओं में एक लाइन थी तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो चलिए, सी स्किमिंग होता क्या है, देखिए बहुत ही आसान करके अगर मैं आपको बताऊं तो जो रडार्स वगैरह होती है वो क्या कर लेते, दुश्मन देश की आते हुए मिसाइल को ट्रैक कर लेती है, तब आपका जो एंटी मिसाइल सिस्टम है वो उसको ध्वस्त कर सकता है उस पर अटैक करके, राइट। लेकिन सी स्किमिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे जो हमारे बेसिकली जहाज होते हैं, लड़ाकू जहाज वगैरह, वो समुद्र की सतह के एकदम करीब उड़ते हैं, एकदम समुद्र की सतह के जितना नियर उड़ सके उतना नियर उड़ते हैं। इसकी वजह से वो रडार्स वगैरह की आप कह सकते हैं जो क्षमता है उसके अंदर नहीं आते और इसी वजह से वो बेसिकली क्या है, बच जाते हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी है, गूगल करके देखिएगा, चाहे तो यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लीजिएगा, आपको एक बेटर आइडिया इसका मिल जाएगा। मोटे तौर पर आपको यही समझ में आना चाहिए कि बेसिकली एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से समुद्र की सतह के जितना नज़दीक पॉसिबल हो इतना उड़ने वाली एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो देखिए, और ये हमारी जो मिसाइल है ये समुद्र स्किमिंग लक्ष्यों सहित विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर कर सकती है, इसमें हमने रखा है। तो ये जो मिसाइल है इसमें टर्मिनल सक्रिय रडार होमिंग भी है, मिड कोर्स इनर्शियल गाइडेंस की सुविधा भी है, ठीक है। ये किसका स्थान लेगी, तो देखिए हमारे पास बराक 1 सतह से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल प्रणाली थी उन्हीं की जगह ये वाली मिसाइल सब लेंगी, ठीक है। ये जो मिसाइल है इसमें 360 डिग्री इंटरसेप्शन की भी क्षमता है। तो these are some स्पेसिफिकेशन, इनको थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो है इसके बारे में क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, आनुवंशिक इंजीनियरिंग गलत, डीप ओशन मिशन पॉलीमेटालिक नोड्यूल गलत, सी स्किमिंग समुद्र में तेल रिसाव ये भी गलत। फिर क्या कह रहे हैं, सी स्किमिंग एंटीशिप मिसाइल स्ट्राइक एयरक्राफ्ट रडार और इंफ्रारेड डिटेक्शन से बचने के लिए करते हैं। यस, दिस इज राइट, है ना। अगर एक बार समझ लिया है तो कितनी आसानी से जो है हमें अपना आंसर मिल गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से पढ़ाई करते हुए चलना है। बात करते हैं थर्ड टॉपिक की, एक राष्ट्र एक उर्वरक। यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन सीरीज आई थी, द वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम, द गवर्नमेंट लॉजिक एंड सम इमीडिएट रिस्क। आप में से कुछ लोगों का कमेंट आया था कि मैम न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पे डिस्कशन कीजिए, तो वी आर तो ऑलरेडी डूइंग इट ना। अब जैसे ये एक्सप्लेन्ड का एक पूरा एडिटोरियल ही तो आया था जिसको हम कवर कर रहे हैं। हम बस क्या करते हैं, जो एडिटोरियल प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के काम के होते हैं उनको ले लेते हैं, जो एडिटोरियल प्योरली मेंस के पर्पस के होते हैं फॉर एनालिटिकल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए उनको छोड़ देते हैं, राइट। तो अब मेरी टीम के द्वारा विचार किया जा रहा है कि हम इस बारे में क्या कर सकते हैं, ठीक बात है। तो चलिए बैक टू द टॉपिक। ये एक आर्टिकल आया था, तो बेसिकली हुआ क्या है, सरकार ने जितने भी उर्वरक ब्रांड हैं, जितने भी फर्टिलाइजर ब्रांड्स हैं, उस सब में समरूपता लाने के लिए एक देश एक उर्वरक पे काम करने की बात कही है। इसके चलते उन्होंने आदेश दिया है सभी उर्वरक कंपनियों को कि आप चाहे यूरिया बना रहे हो, आप चाहे जो है पोटेशियम म्यूरेट बना रहे हो, चाहे आप NPK बना रहे हो, आप कुछ भी बना रहे हो, सब पर एक ब्रांड नेम जिसका नाम है भारत और उसका लोगो आपको मैंडेटरी रूप से लगाना होगा। साथ ही में जो प्रधानमंत्री जन उर्वरक योजना है इसका भी आपने जो है अपने पैकेट पे विवरण देना पड़ेगा। यानी कि आपकी कंपनी कोई भी हो, आपका ब्रांड कोई भी हो, आप फर्टिलाइजर में कुछ भी बना रहे हो, लेकिन भारत का ब्रांड नेम, भारत का लोगो और जन उर्वरक योजना का आपने जो है अपना विवरण पैकेट्स पे देना पड़ेगा। ये आदेश सरकार की तरफ से दिया गया है। तो देखिए, भारत के एकल ब्रांड नाम के तहत बेचने का निर्देश जो है सरकार ने दिया है। अब इस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, उर्वरक न्यूज़ में है तो ये तो नहीं पूछा जाएगा कि भैया उस ब्रांड का नाम क्या था जो सरकार ने अभी आदेश में दिया है, भारत, नहीं पूछा जाएगा ना, एग्जैक्टली। लेकिन अगर फर्टिलाइजर न्यूज़ में है तो फर्टिलाइजर की सब्सिडी पे क्वेश्चन बन सकता है। मीन्स में देखिए अभी क्योंकि यूक्रेन रशिया युद्ध की वजह से भारत के फर्टिलाइजर सेक्टर को प्रॉब्लम हुई है, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। प्रीलिम्स की बात करें तो उर्वरक पे तो क्वेश्चन बन ही सकता है, उर्वरक की सब्सिडी पे क्वेश्चन बन सकता है, क्या प्रक्रिया
प्रक्रिया है, किस तरह की मतलब आप सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पे क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन से संबंधित, उर्वरकता से संबंधित भी अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे 2020 में उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि कृषि में फर्टिगेशन के क्या फायदे हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी फर्टिगेशन के बारे में पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप फिर भी सॉल्व कर सकते थे। तो जो एक्चुअली कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे न्यूज़ बुलेटिन चलते हैं ना, ऐसे चीज़ों को बस हेडिंग में पढ़ा देते हैं, हेडलाइंस, राइट, और उसके बारे में 2-4 बातें। लेकिन वो 2-4 बातें एक आम आदमी भी पढ़ रहा है। एक एस्पिरेंट और एक आम आदमी में एक तो फ़र्क होना चाहिए कि आपको चीज़ें डीप पढ़नी चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, देन देखना चाहिए कि इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, राइट। हेडलाइंस तो यार मेरे मम्मा भी रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, राइट। तो आपने क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है। खैर देखते हैं। तो फर्टिगेशन पे देखिए क्वेश्चन आया, तो इस क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले जो हमारा टॉपिक है उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो आदेश के बारे में यहाँ पर देखिए पैकेट है, इस पे क्या लिखा है, भारतीय जन उर्वरक योजना, क्या लिखा है, भारत यूरिया। इसके बाद देखिए कंपनी का नाम और कंपनी का ब्रांड लोगो, लेकिन पहले क्या है, पहले ये सब चीज़ें लिखी गई हैं ठीक है। इसी तरह से उन्होंने सारे बैग्स के लिए कहा। तो देखिए सभी उर्वरक बैग, चाहे यूरिया हो या डायमोनियम फॉस्फेट हो या म्यूरेट ऑफ पोटाश हो या फिर एनपीके हो, भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी, भारत एनपीके के ब्रांड से जो है अब सपोर्ट होंगे। बैग पर एकल ब्रांड नाम, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का लोगो प्रदर्शित करना होगा। देखिए क्यों करना होगा, क्योंकि भारत में जो फर्टिलाइजेशन वाला ये पूरा मार्केट है, इस पे एक्चुअली गवर्नमेंट काफ़ी खर्चा करती है। जैसे यूरिया के मामले में तो सरकार की तरफ से जो मार्केट प्राइस है वो घोषित किया जाता है, उस पे किसानों को बेचा जाता है, लेकिन उस यूरिया को बनाने में या फिर इंपोर्ट करके लाने में कंपनीज का खर्चा ज़्यादा होता है। तो जो जिस प्राइस पर उन्होंने बेचा है और जिस प्राइस पे बेसिकली कंपनी बना पा रही है या इंपोर्ट कर रही है, उसके बीच में अंतर होता है। तो इस अंतर को भरने के लिए सरकार कंपनीज को सब्सिडी देती है। ये तो हुआ यूरिया का मामला, राइट। दूसरा मामला क्या होता है, जो गैर यूरिया फर्टिलाइजर्स है, ठीक है, जैसे आपका एनपीके है, म्यूरेट ऑफ पोटाश है, राइट। तो इनके लिए सरकार क्या करती है, कागजों पर ये डी कंट्रोल्ड है, यानी कि इनके प्राइस सरकार निर्धारित नहीं करती, ऐसा पेपर्स पे है। बट एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में पर टन सब्सिडी फ्लैट रूप से सरकार के द्वारा उर्वरक कंपनियों को दी जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सरकार अनऑफिशियली बातचीत करती है कंपनी से कि ये एक प्राइस रहना चाहिए गैर जो यूरिया उर्वरक है, ताकि किसान आसानी से खरीद पाएं, और वो एक प्राइस, एक वो कम प्राइस मेंटेन करने के लिए सरकार की तरफ से पर टन एक फ्लैट सब्सिडी उर्वरक कंपनियों को दी जाती है। तो बेसिकली यूरिया के प्राइस कंट्रोल्ड है और गैर यूरिया वाले जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके प्राइस डी कंट्रोल है, बट इट्स ऑन पेपर। यूरिया के लिए भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, एमआरपी को भी डिसाइड करती है। बाकी जो उर्वरक है उनका एमआरपी सरकार डिसाइड नहीं करती, बट एक फ्लैट सब्सिडी उनके लिए भी देती है। तो सरकार जब इतना पैसा खर्च कर रही है, कंपनीज को इतना सपोर्ट कर रही है, तो सरकार क्रेडिट भी लेना चाहती है। अच्छा, इससे बढ़िया मार्केटिंग क्या होगी कि कंपनीज ने कुछ प्रोडक्ट बनाया है, उसका पैकेट्स वगैरह सब पैकेजिंग वगैरह की है, देन उस पर जब लोगो छापने की, नाम छापने की बात आई तो गवर्नमेंट हाईलाइट हो गई, राइट। बट ये सरकार के लिए दो धारी तलवार भी हो सकता है। कैसे, देखिए अगर प्रोडक्ट खराब निकला, फसल में कोई कमी आ गई या जिस काम के लिए उसको लिया गया था वो काम ही नहीं हुआ, पहले किसान कंपनी को ब्लेम करता था, राइट। बट अब क्या है, क्योंकि किसान को उस पैकेट पे क्या दिख रहा है, सरकार ही सरकार दिख रही है ना, तो अब सरकार पर ब्लेम जा सकता है। ठीक बात है, कंपनियां थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच सकती है। इसका ये एक साइड आप कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये हो सकता है, हर कंपनी ने अपने एक ब्रांड को स्टैब्लिश करने में काफ़ी मेहनत की होती है। किसानों के बीच में, कंपनी के बीच में उस ब्रांड नेम, उस लोगों का ही एक संबंध रहता है। अगर वो नहीं दिखाई देगा तो वो एक जो विश्वास का संबंध था उसको थोड़ी सी ठेस पहुँचेगी, ये वाली चीज़ है। बट इस तरह की चीज़ें थी, सब्सिडी का हमने मैकेनिज्म
पूरा समझा दिया, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अब आपने थोड़ा सा अपनी तरफ से क्या करना है कि जो उर्वरक के वाले क्षेत्र में हम कौन कौन सी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, और अभी जो रशिया यूक्रेन मामला चल रहा है इसकी वजह से किस किस चीज़ पर प्रभाव पड़ा है, ये थोड़ा सा आपने प्रिपेयर करके रखना है, ठीक बात है। गूगल कीजिएगा, चीज़ें मिल जाएंगी। तो अब देखिए इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इस योजना को शुरू करने के लिए सरकार का क्या तर्क है। यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य सरकार निर्धारित करती है, जो कंपनियों को उनके द्वारा किए गए विनिर्माण या आयात की उच्च लागत के लिए क्षतिपूर्ति करता है। यदि कंपनियां सरकार द्वारा बताए गए MRP से अधिक पर बेचती है तो वो सब्सिडी का लाभ नहीं उठा सकती, ठीक है। ना सिर्फ प्राइस वाइज बल्कि उर्वरकों को कहाँ बेचना है ये भी गवर्नमेंट निर्धारित करती है। जैसे जो उर्वरक एक्चुअली ये पे मूवमेंट आएगा, ठीक है, उर्वरक मूवमेंट यानी कि चीज़ों का इधर से उधर जाना। तो जो उर्वरक मूवमेंट नियंत्रण आदेश है 1973 का, इसके माध्यम से सरकार ये भी तय करती है कि वो कहाँ बेचे जा सकते हैं, ठीक बात है। तो गवर्नमेंट का इतना कंट्रोल जो है इसके ऊपर है। अब क्वेश्चन क्या था, फर्टिगेशन के बारे में। तो फर्टिगेशन होता क्या है पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ। देखिए जब आप ड्रिप इरिगेशन करते हैं, सूक्ष्म सिंचाई जब आप करते हैं तो जो सिंचाई का पानी है उसी के अंदर फर्टिलाइजर्स उनको मिला देते हैं और फिर वो पौधों को दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, एक तो जो लीचिंग की प्रॉब्लम थी कि ज़्यादा फर्टिलाइजर खेतों में ले दिया, पौधे तो कमी अवशोषित कर पाए, बाकी ज़मीन में चला गया, ये सॉल्व हो जाती है। दूसरी मिट्टी में जो क्षारीयता वाली प्रॉब्लम होती है, एल्कलिनिटी जो आ जाती है, इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। यूरिया वगैरह पानी में डिसॉल्व होके बेटर तरीके से जो है पौधों को मिल जाता है, प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ती है और आपको कम फर्टिलाइजेशन, कम उर्वरक जो है लगाना पड़ता है। तो फर्टिगेशन बेसिकली ड्रिप सिंचाई के साथ फर्टिलाइजर को मिलाकर यूज करने की एक टेक्नोलॉजी है, राइट। इस पे क्वेश्चन आया था, सिंचाई के पानी की क्षारीयता को नियंत्रित करना संभव है? बिल्कुल संभव है, क्षारीयता को कम कर सकता है। रॉक फॉस्फेट और अन्य सभी फॉस्फेट उर्वरकों का कुशल अनुप्रयोग संभव है। तो देखिए जो आपका फॉस्फेट होता है बेसिकली ये वाटर में इतना अच्छे तरीके से डिसॉल्व नहीं होता है। तो बेसिकली जब ये वाटर में अच्छे तरीके से डिसॉल्व ही नहीं होगा और हम बात ही कर रहे हैं पानी में घोल के कोई चीज़ पौधों को देने की, तो इसका बैटर तो यूज़ नहीं हो पाएगा, मतलब ये ऑप्शन हमारा ठीक नहीं है। फिर ये कह रहा है पौधों को पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि संभव है, यस दिस इज अगेन राइट। और रासायनिक पोषक तत्वों के निक्षालन में कमी संभव है, यानी कि जो लीचिंग होती थी उसमें भी कमी आएगी, दिस इज अगेन राइट, ठीक है। तो सही उत्तर हमें चुनना था, सिर्फ हमारा दूसरा गलत था, हमारा जो पहला तीसरा चौथा है यानी कि सी जो है हमारा आंसर इसमें हो जाना था, ठीक बात है। बात करते हैं चौथे टॉपिक की, भूतापीय ऊर्जा परियोजना। तो देखिए ONGC ने डीजल जनरेटर पर लद्दाख की निर्भरता को कम करने के लिए, भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए लद्दाख का जो पुगा है वहां पे एक प्लांट की जो है स्थापना करने की बात कही है। तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है, तो देखिए भूतापीय ऊर्जा की अगर बात चल रही है तो भूतापीय ऊर्जा पर ही क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि भूतापीय ऊर्जा बनती कैसे है, भारत में इससे रिलेटेड कोई प्लांट है या नहीं है। तो आइए पहले हम टॉपिक को पढ़ लेते हैं। तो भूतापीय ऊर्जा परियोजना ये भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची परियोजना भी ये होगी। पुगा घाटी की बात करें तो देखिए जो हमारा सॉल्ट लेक घाटी है लगभग 22 किलोमीटर दूर लद्दाख के दक्षिण पूर्वी भाग में चांगथांग घाटी में स्थित है। इन जनरल इस एरिया को चांगथांग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो सल्फर युक्त उष्ण झरने हैं, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स हैं और जिसकी भूतापीय गतिविधियाँ इसके लिए बेसिकली जाना जाता है। भारतीय और जो तिब्बती प्लेट है उसके जंक्शन पर ये मिलता है। पुगा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर भूतापीय ऊर्जा के विकास की सबसे बड़ी क्षमता है, यानी कि यहाँ पे आप जियोथर्मल एनर्जी को बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक बात है। भूतापीय ऊर्जा होती क्या है, भू ताप ऊर्जा, भू माने पृथ्वी, ताप माने गर्मी, यानी कि पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी। तो क्या है, पृथ्वी से निकलने वाली उष्मा है, जिस उष्मा का प्रयोग आप विद्युत उत्पादन में कर सकते हैं। जो आपकी गर्मी यहाँ से निकल रही है इससे आप वाटर को हीट करके इवेपोरेट करके भाप बना सकते हो, भाप से फिर आप अपने इंजन चला सकते हो, राइट, जनरेटर्स बना सकते हो, उनको यूज करके इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकते हो, राइट। तो ये वाली चीज। अच्छा, भारत में बात करें कौन कौन से वे एरिया है जहाँ पे इसके अच्छे खासे स्कोप
विकल्प है। तो देखिए भारत में लगभग 340 भूतापीय गर्म झरने हैं, जैसे चुमथांग लद्दाख में, खम्बे गुजरात में, खम्मम तेलंगाना, तत्तापानी छत्तीसगढ़ और रत्नागिरी महाराष्ट्र में। विश्व की बात करें तो भूतापीय बिजली उत्पादन के मामले में टॉप 5 कंट्रीज अमेरिका, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मैक्सिको और न्यूजीलैंड है। ये वाला डेटा इधर उधर हो सकता है क्योंकि कभी कोई भी कंट्री ज्यादा प्लांट लगाकर ज्यादा आगे निकल सकती है। ठीक बात है, इतना हम समझ गए। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी के कोर में रेडियोधर्मी कणों का जो धीमा क्षय होता है, एक प्रक्रिया जो सभी चट्टानों में होती है, भूतापीय ऊर्जा पैदा करती है। दिस इज राइट। पृथ्वी के अंदर हमेशा रेडियो एक्टिव जो ये प्रोसेस है ये चलती रहती है। ठीक है, आपने देखा होगा ना, जब हम बात करते हैं कि पृथ्वी के अंदर मैग्मा होता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वो लावा के रूप में बाहर आ जाता है। ठीक है, तो मैग्मा मतलब जो हमारी मेंटल है वहां से जो है बाहर मैग्मा निकलता है, तो चीजें मतलब गर्म है, और वो सारा किस वजह से हो रहा है? रेडियो एक्टिव जो वहां पे चीजें चल रही है उसकी वजह से। तो दिस इज राइट। फिर ये कह रहा है 1970 के दशक में भूतापीय परियोजनाएं शुरू करने वाले शुरुआती देशों में से भारत एक है, लेकिन वर्तमान में कोई भी भूतापीय संयंत्र चालू नहीं है। अब लगता है यार ऐसा तो नहीं होगा, 1970 में अगर हम जागरूक हो गए तो क्या अब तक हमारे पास एक भी प्लांट चालू नहीं है? ऐसा तो नहीं होगा, है ना? गलत है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि बेसिकली अभी हमने क्या पढ़ा, ONGC जो प्लांट बना रहा है ये भारत में ऐसा पहला होगा। हमारे पास अभी कोई एक्टिव प्लांट नहीं है, तो दिस इज अगेन अ राइट स्टेटमेंट। ठीक है, ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। हमारे दोनों सही है, मतलब उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक बात है। चलिए ये हो गया। बात करते हैं 5वें टॉपिक की, CS6 जीन। तो अभी देखिए PIB पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक न्यूज़ आई थी कि एक न्यू जीन आइडेंटिफाई हुआ है जो फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में हमें हेल्प कर सकता है। तो CSA6 नामक जीन की पहचान कैंडिडा अल्बिंकन्स के नाम कैंडिडा अल्बिंकन्स कवक प्रजाति के अंदर की गई है। ये कवक कुछ प्रतिरक्षा अक्षमताओं जैसे एड्स कैंसर के उपचार के दौरान रुग्णता और उच्च मृत्यु दर के लिए कुख्यात है। क्या मतलब हो इस बात का? देखिए ये जो बेसिकली कवक है ना, ये मनुष्य की त्वचा में, ठीक है, जठरांत में बेसिकली है ना, और कहाँ पर ये देखिए जो जठरांत की श्लेष्मिक सतह होती है यहाँ पर, यूरोजेनेटिकल जो नलिकाएं होती है यहाँ पर बेसिकली मिलता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए हम कोई ऐसे इलाज में चल रहे हैं, या तो हम इंटेंसिव केयर यूनिट में हॉस्पिटल में, या कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो हमारा क्या इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाता है। ठीक है, जब इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है मतलब हमारी प्रतिरोधी क्षमता कम हो जाती है। उस टाइम पे ये कवक जो पहले से बॉडी के अंदर था, ये मनुष्य को ज्यादा बीमार बना देता है, कई बार गंभीर जो है समस्या का ये कारण बनता है। क्योंकि अब हमने एक जीन की पहचान कर ली है, तो बेसिकली हम इस जीन का यूज करके इस समस्या को ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर इस तरह की कोई चीज न्यूज में, तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है? जैसे UPSC ने पूछा था Cas9 प्रोटीन क्या है, जो अक्सर समाचारों में उल्लेखित किया जाता है। इस पे बाद में आएंगे। तो ये जो नया जीन है ये क्या कर सकता है? कैंडिडियासिस कवक, ठीक है, कैंडिडियासिस कवक संक्रमण को रोकने में सहायक हो सकता है, जो सामान्यतः गहन देखभाल इकाई रोगी, कैंसर रोगी, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी वाले रोगियों को प्रभावित करता है। इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी ये क्या होता है? जब आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया जाता है। ये क्यों करते हैं? मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी है किसी व्यक्ति को कि उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना जरूरी है। कई बार हमारे बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बाहर की चीज़ों को अंदर नहीं आने देती, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है। लेकिन इसका क्या इलाज है? इम्यून सिस्टम को दबा दो और फिर बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर दो, तो इम्यून सिस्टम में इतनी ताकत ही नहीं बचेगी कि वो बाहर से आई हुई चीज़ के साथ फाइट कर सके, तो वो ट्रीटमेंट हो जाता है। बट कई बार इस स्थिति का फायदा उठाकर ये जो पर्टिकुलर कवक है ये लोगों को बीमार कर देता है। उसकी चीज़ को ठीक करने के लिए अब हमें एक जीन जो है मिल गया है। तो ये इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी आप समझ गए। स्वस्थ व्यक्तियों के जठरांत की श्लेष्मिक सतह, यूरोजेनिटल नलिकाओं में पाई जाने वाली कवक की प्रजातियां प्रतिरक्षा प्रणाली के कमजोर होने की स्थिति में एक रोगजनक अवयव में बदल जाती हैं, जिससे इन्हें आश्रय देने वाली जो रक्षा की सतह होती है उसकी क्षति हो जाती है और रोगी के लिए संक्रमण का खतरा उत्पन्न हो जाता है। सही बात है। तो ये इसके बारे में आपने पढ़ना था।
अब आइए हम देखते हैं कि अगर इस तरह का कोई जीन, कोई प्रोटीन, कोई टेक्नोलॉजी, कोई टर्म जो साइंस से रिलेटेड है वो न्यूज़ में है तो कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे यूपीएससी ने Cas9 प्रोटीन क्या है जिसका अक्सर समाचारों में उल्लेख रहता था, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये कोई आणविक कैंची है या फिर क्या ये कोई बायोसेंसर है या फिर ये ऐसा जीन है जो कि पौधों को कीट प्रतिरोधी बनाता है या फिर ये संशोधित फसलों में बेसिकली हम यूज़ करेंगे तो शाकनाशी पदार्थ बनते हैं, ये क्या है, राइट। तो आपने जो है इसका आंसर करना है क्योंकि इट्स अ PYQ, तो यू शुड नो द आंसर। PYQ की तो प्रैक्टिस करनी है तो आपको इसका आंसर जो है पता होना चाहिए। अब बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, क्या है युद्ध अभ्यास। ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि साइटिंग बॉर्डर पैक्ट्स चाइना ऑब्जेक्ट्स टू इंडिया US ड्रिल, ठीक है, यानी कि जो भारत और अमेरिका के बीच में एक अभ्यास हो रहा है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, जो कि उत्तराखंड में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास हम कर रहे हैं, इसको लेके चीन ने ऑब्जेक्शन की है। वो पाकिस्तान के साथ कोई अभ्यास करें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अमेरिका के साथ कर लें तो उनको ऑब्जेक्शन है, राइट। लेकिन उन्होंने एक बॉर्डर पैक्ट को बेसिकली कोट किया है तो हमें वो बॉर्डर पैक्ट पता होना चाहिए। इंडिया इसमें क्या कह रहा है ये पता होना चाहिए, इस युद्ध अभ्यास के बारे में पता हो। फिर एक क्वेश्चन हम देखेंगे, क्यों? क्योंकि अगर युद्ध अभ्यास न्यूज में है तो किस तरह का प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित किए जाते हैं। ये 4 आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहले हम अपना टॉपिक देखते हैं। यह संयुक्त अभ्यास का आगामी 15वां संस्करण है। अगले महीने उत्तराखंड में LAC से 100 किलोमीटर कम ऊंचाई वाले क्षेत्र में होने की क्या है उम्मीद है। किसके बीच होता है? भारत और US के बीच में। भारत और US के बीच में सबसे लंबे समय तक चलने वाला संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग 2004 में US आर्मी पैसिफिक पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत ये शुरू हुआ, उसमें से एक है। अभ्यास दोनों देशों के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता है। अब चीन क्या कह रहा है? चीन ये कह रहा है कि 1993 और 1996 में चीन और भारत के द्वारा जो कुछ समझौते पर साइन हुए थे उसके अनुसार वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास के क्षेत्रों में भी किसी पक्ष को दूसरे के खिलाफ सैन्य अभ्यास करने की अनुमति नहीं है। अब चीन को लगता है कि अमेरिका और भारत उसके खिलाफ कर रहे हैं। भारत ये कह रहा है कि जो भारत अमेरिकी अभ्यास हो रहा है वो LAC की स्थिति से पूरा अलग है, क्योंकि हम आपके खिलाफ थोड़ी कर रहे हैं। हमने कब कहा कि हम आपके खिलाफ कर रहे हैं? तो ये एक मुद्दा है। तो थोड़ा सा ये बेसिकली आप कह सकते हो मेंस में जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है समझने के लिए। प्रीलिम्स के लिए बस इतना आपको पता हो, एक समझौते के बारे में आपको पता हो, बाकी जो अमेरिका और भारत के युद्धाभ्यास है उनके बारे में आपको पता हो। तो वज्र प्रहार, टाइगर ट्रायम्फ, कॉप इंडिया, रेड फ्लैग, बेसिकली ये चारों ही जो आप कह सकते हैं अभ्यास है भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित किए जाते हैं। डी हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक अनदर है जो बेसिकली क्वाड कंट्रियों के बीच में आयोजित किया जाता है, इसका भी नाम आप याद रख सकते हैं, मालाबार एक्सरसाइज। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और फिर फोर्थ कौन सा होगा? जापान, राइट। तो ये आपने जो है ध्यान रखना है, ठीक बात है। तो यहाँ पे देखिए हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। 6 टॉपिक्स हमने कवर किए। मुझे उम्मीद है कि समझा पाने में मैं सफल रही होंगी और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है प्लीज़ उसका रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा और बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।